पापा आज मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था जिसमें ऐसे ही दिखा रहा था कि सूरज के आसपास प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब मैं ऐसे ही पत्थर को ना रस्सी से बांध के घुमाता हूँ ऐसा ऐसा, वो तो घूमता है क्योंकि वो रस्सी से बंधा होता है, और जैसी रस्सी कट या टूट गया तो निकल जाएगा, तो गोल गोल नहीं घूमता है। लेकिन यहाँ तो लोग ना गिर रहे हैं ना कहीं निकल रहे हैं, बस बिना कोई रस्सी के गोल गोल घूम रहे हैं। गुड क्वेश्चन ड्यूड। इसे समझने के लिए हमें ग्रेविटेशन को समझना होगा। और तुम्हें पता है, यहाँ तक कि खाली प्लैनेट्स नहीं, पूरी की पूरी गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अच्छा एक बात बताओ ड्यूड, अगर मैं तुम्हारे हाथ पर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तुम्हें फील होता है ना? हाँ, मुझे ताकत लगाना पड़ता है एक ही जगह रखने के लिए फिर। अच्छा, और अगर ये बॉल रख दूं तुम्हारे हाथ पे तो? फिर भी ताकत लगाना पड़ेगा बाबा वो तो। ओके, और जब डंबल रख दे तो? बहुत ताकत लगाना पड़ेगा बाबा फिर तो। ओके, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे हाथ पर यूं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था तो तुम्हें फील हो रहा था, लेकिन जैसे ये डंबल है और बॉल है तो इनको कौन खींच रहा है नीचे की तरफ? ये तुम्हारे हाथ पर क्यों फोर्स लगा रहे हैं? ऐसा तो कभी सोचा नहीं बाबा, मेरे को क्या लगता था बस वजन है करके इसीलिए ताकत लग रहा है। नहीं ड्यूड, यही तो सोचना है अब हमें। और जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ नीचे गिर जाता है, इसका मतलब हाँ बाबा कुछ तो खींच रहा है ना बॉल को, तभी तो नीचे गिर रहा है। तुम उसको न्यूटन्स के लॉ से भी देखो ना, यहाँ पर अगर बॉल है और अगर अभी ये रेस्ट पर है और ये मोशन में आ गया, इसका मतलब कोई तो अनबैलेंस फोर्स है ना इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए। हाँ, कोई तो खींच रहा है उसको। यस ड्यूड। कौन है बाबा? रस्सी उस्सी तो लगा नहीं है। यही जो बॉल को नीचे खींच रही है ना, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराने के लिए सन के अराउंड, और गैलेक्सी को भी रिवॉल्व कराने के लिए ड्यूड। ये तो बहुत खतरनाक है बाबा, प्लैनेट में भी है ये फोर्स। यस ड्यूड, तुम्हें पता है ड्यूड, जैसे तुम कंफ्यूज थे ना कि प्लैनेट्स को कौन रिवॉल्व करा रहा है सन के अराउंड, यहाँ तो कोई रस्सी भी नहीं है, सिमिलरली गैलेक्सी कैसे रिवॉल्व हो रही है, तो सारे साइंटिस्ट भी 1500 तक सब कंफ्यूज थे कि क्या है ये, कौन रिस्पॉन्सिबल है इनको रिवॉल्व कराने के लिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग उल्टा सोचते थे कि सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। वो तो भला हो कोपरनिकस जी का, जो 1540s में जिन्होंने बताया कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, लेकिन इनको भी फोर्स की क्लैरिटी नहीं थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए। अब आए केपलर और ब्राहे भैया, इन्होंने प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन को स्टडी किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया और काफी सारे लॉज लिखे। केपलर ने तो 3 लॉज दिए जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जिसके कारण सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। और 1610 में गैलीलियो भैया ने ये ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए टेलीस्कोप से कि जुपिटर के भी मून है, यानी कि मून रिवॉल्व करता है जुपिटर के अराउंड। और फाइनली हमारे बॉस आ गए न्यूटन भैया, जो काफी दिनों से इन सब चीजों पर ऑब्जर्व कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सारे साइंटिस्ट के रिसर्चेस को एनालाइज कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने बताया कि इन सब चीजों के पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करा रहा है। यहाँ तक कि एप्पल अगर गिर रहा है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिर रहा है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी ये फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है ड्यूड। ओके बाबा, अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। ऐसा क्या फोर्स है ये? इसका कुछ प्रूफ दे सकते हो क्या है ये? हाँ ड्यूड, समझते हैं। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उसने बताया एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center of mass. एग्जांपल से बताओ बाबा। देखो ड्यूड, ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है। तो यूनिवर्सल लॉ के स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट था उसमें ये कहा गया है जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m इंटू स्मॉल एम। ओके बाबा। और जो सेकेंड पार्ट था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो ये कहता है ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास। ओके ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो वहाँ पर एक आ जाता है कांस्टेंट, और यहाँ पर उसको हम लिखते हैं कैपिटल G से ड्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का।
तो यहाँ पर मीनिंग क्या है इसको अब समझते हैं। फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो कैपिटल एम है, तुम मुझे बताओ स्मॉल एम इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? अपने तरफ खींचेगा उसको। ओके, कुछ इस प्रकार। और कैपिटल एम स्मॉल एम को किस तरफ पुल करेगा? वो अपने तरफ खींचेगा। ओके, तो तुम देख सकते हो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इन दोनों के सेंटर को जोड़ते हुए जो लाइन है ना ड्यूड, उसी के अलोंग है। समझ गया बाबा। ठीक है ड्यूड। अच्छा बाबा, यहाँ भी जी का वैल्यू 1 है क्या? नहीं ड्यूड, यहाँ पर जी की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से निकाली गई थी और उसकी वैल्यू कुछ लगभग ऐसी आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, इसको तो बहुत छोटा है। हाँ ड्यूड, तुम देख सकते हो 10 टू द पावर -11 है, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। इसी के कारण ड्यूड दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स की वैल्यू इतनी कम आएगी कि हम फील नहीं कर पाएंगे जनरली। ड्यूड, जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया ना, उसके हेल्प से अब हम काफी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो कि हम पहले एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, टाइड्स क्यों आती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के कारण आती है टाइड्स। हमें यह भी पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही क्यों गिरता है, जब भी हम जैसे कि ऊपर फेंकते हैं किसी चीज को, वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ये भी एक्सप्लेन हो पाया। और तुम सोचो, अगर न्यूटन ने ये लॉ नहीं दिया होता तो क्या हम कभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वो कर पाते? क्या हम कभी दूसरे प्लैनेट पे जा पाते? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया लग गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तुम समझो इस चीज को। सही बात है बाबा। अच्छा ड्यूड, चलो एक कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, अगर मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा? ओके, ये मजा आता है बाबा ये सब करने में। तो यहाँ फोर्स लगेगा जी और मास है m इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको एफ डैश लिख देते हैं इधर, ठीक है? तो एफ डैश हो जाएगा जी और ये m इंटू स्मॉल m। अब ये 2r है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4r स्क्वायर। हाँ, नीचे 4r स्क्वायर। अब देखो बाबा, ये जो जी m बाई आर स्क्वायर है वो तो f ही है, तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश इक्वल टू हो जाएगा f बाई 4, मतलब 4 गुना फोर्स घट जाएगा अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो बाबा। यस ड्यूड, और तुमने ये नहीं पूछा कि कैपिटल जी यहाँ भी सेम क्यों लिया हमने? क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। यस ड्यूड, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा कहीं पर भी जाओ। तो ड्यूड, इस केस में बताओ, यहाँ पर हमने डिस्टेंस भी ट्रिपल कर दिया और एक ऑब्जेक्ट का मास भी ट्रिपल कर दिया है। अब बताओ ग्रेविटेशन फोर्स में क्या चेंज आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे है m इंटू एम बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा f डैश इक्वल टू जी। यहाँ 3m है और वहाँ पे m है तो नीचे 3r का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो g 3m नीचे 9r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 और 3 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, तो gmm बाई 3r स्क्वायर और gmm बाई r स्क्वायर तो f है, तो f डैश इक्वल टू f बाई 3 आ गया। वेरी गुड ड्यूड। बाबा लेकिन एक परेशानी है, पता है मैं ऐसे ही सवाल सॉल्व कर करके परेशान हो गया हूँ। बुक में भी ऐसा ही सब जगह, लेकिन आप कुछ अपने स्टाइल में एकदम सरल सा करके बताओ। जैसे ये जुपिटर है, ये अर्थ है, दोनों का मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है निकाल के बताओ अपने स्टाइल में। तो ठीक है ड्यूड, अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं जुपिटर और अर्थ के बीच में। ध्यान रखना एक बात का ड्यूड, हमें यहाँ पर सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मास का केजी है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो फोर्स इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg इंटू मास ऑफ जुपिटर जो कि है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर है हमारा 730 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 10 टू द पावर 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो रहा है इसका स्क्वायर। अब देखो ड्यूड, यहीं पर तुम फंसते होगे कि अरे यार यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे कहीं 6 कहीं 1.9।
इसको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ ड्यूड तुमको। तुम्हें क्या करना है ड्यूड, तुम्हें जो भी नॉर्मल नंबर्स दिख रहे हैं ना उनको एक साइड ले जाना है। जैसे कि देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 1.9। अब डिनोमिनेटर में भी चेक करो क्या क्या आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 73 का होल स्क्वायर। ओके ठीक है। ओके। और 10 के सारे एक्सपोनेंट्स को एक साइड ले जाना है। जैसे कि 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 27। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ड्यूड? 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 इधर भी है इंटू 10, सबका होल स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर 20 आएगा ड्यूड नीचे। ओके। अरे यार ये 10 टू द पावर 20 कैसे आया? देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 है, तो ये ऐसा आएगा 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10। ओके ओके। और इसका पूरे का स्क्वायर है, हमें तो पता है a की पावर p की पावर q इक्वल्स टू a की पावर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 20। ओके ठीक है। ठीक है। तो ड्यूड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 1.42 इंटू 10 टू द पावर -2। अब जो 10 की पावर एक्सपोनेंट थी ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 10 टू द पावर -11 प्लस 10 टू द पावर 24 प्लस 10 टू द पावर 27 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 20। चलो फटाफट बताओ ड्यूड क्या आएगा इसका वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1.42 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 40 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 20। अब बताओ क्या होगा ये। तो ये आ गया 20। तो फाइनल आंसर हो गया 1.42 इंटू 10 टू द पावर 18। और यूनिट क्या होगी ड्यूड? न्यूटन। तो देख सकते हो हमने फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अब इससे ज्यादा स्टेप वाइज और कहाँ मिलेगा ड्यूड तुमको। ठीक है ड्यूड, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्लैनेट्स क्यों सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जबकि रस्सी भी नहीं है बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण।